हेलो जय हिंद एवरीबॉडी। क्या हाल है सारे भाइयों के? उम्मीद करता हूँ सारे भाई बढ़िया होंगे। तो अपने यहाँ जो सीरीज़ है क्लाइमेटोलॉजी से शुरू करते हैं वापस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्लाइमेटोलॉजी को ही आगे बढ़ा रहे होगी हम टॉपिक के बारे में। टॉपिक कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि स्पेसिफिकली एक टॉपिक पढ़ेंगे। सीरीज़ है, सीरीज़ में जहाँ से छूट गया अगले दिन वहीं से कंटिन्यू हो जाता है। तो चलो शुरू करते हैं भाई। नोट्स निकालो, लिखना शुरू करना जो मैं बोल रहा हूँ भाई। दो आपके पास पीपीटी वगैरह सब है और मैं आपको सब कुछ दे रहा हूँ। हमारे पास जो मेरे पे जो खुद के नोट्स है जो मैं आपको यहाँ पर दे रखे हैं, वो नोट्स अपने आप में बहुत इनफ है। शॉर्ट नोट्स की तरह आपके लिए काम कर सकते हैं, बट मैं फिर भी बोलूँगा कि अपने नोट्स अपने होते हैं। आने वाली तैयारी में आपके नोट्स आपको काम आने वाले हैं मेरे नोट्स से ज़्यादा। तो भाई सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लाइमेटोलॉजी में। अभी जो हम आगे बढ़ते हैं दैट इज़ इंसोलेशन के बारे में। इंसोलेशन होता क्या है बेसिकली? देखो, इंसोलेशन क्या होता है ना, जब भी सूरज से लगातार सनलाइट पड़ रही होती है ना, उस सनलाइट को ही हम लोग इंसोलेशन बोलते हैं। अब जब वो सनलाइट पड़ती है तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन जाती है। एक पॉसिबिलिटी होती है कि वो सनलाइट आने के बाद रिफ्लेक्ट कर जाए। एक पॉसिबिलिटी होती है कि वो आने के बाद एब्जॉर्ब हो जाए। और एक पॉसिबिलिटी होती है कि वो आने के बाद एब्जॉर्ब भी नहीं हो रही और रिफ्लेक्ट भी नहीं कर रही, वो घूमते जा रही है बेसिकली। तो इंसोलेशन कुछ नहीं होता, ये एक, मान के चलो, ये एक इनकमिंग सोलर रेडिएशन होती है जो अर्थ पे आती है सूरज से। और जैसे ही, और इसके आने के अलग अलग प्रकार होते हैं। ये अलग अलग तरीके से हमारे जो है वो सरफेस पे आती है, हमारे अर्थ पे आती है। और अलग अलग तरीके से ही आती है। कहीं कम आती है, कहीं ज़्यादा आती है। इसके पीछे के फैक्टर भी आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आपको पता होगा कि भाई आप अगर इक्वेटर पर हो तो इक्वेटर पर सनलाइट डायरेक्ट आपको पड़ रही होगी। अगर आप पोल पर हो तो पोल पर आपको सनलाइट डायरेक्ट नहीं पड़ रही होगी। तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर हो, कहाँ पर नहीं हो, कितनी हाइट पर हो, सब कुछ डिपेंड करता है आपके इंसोलेशन के लिए। सबसे पहले पढ़ते हैं भाई इंसोलेशन होता क्या है। इंसोलेशन कुछ भी नहीं होता, ये आपका इनकमिंग सोलर रेडिएशन होता है जो कि अर्थ पे रिसीव होती है। सबसे हॉटेस्ट पार्ट, सबसे ज़्यादा पार्ट, एक ऐसा पार्ट जहाँ पर इंसोलेशन सबसे ज़्यादा रिसीव होती है, वो होता है 20 से 30 डिग्री लैटिट्यूड। मैंने आपको पहले बताया था कि भाई कई लोगों को, भाई को लगता है कि भाई इक्वेटर पे ना सबसे ज़्यादा सनलाइट पड़ रही है तो इक्वेटर सबसे ज़्यादा गर्म होगा। बल्कि ऐसा नहीं होता। इक्वेटर पे जितनी ज़्यादा सनलाइट पड़ रही होती है ना, उतना ज़्यादा ही रेनफॉल हो रहा होता है। तो वो उसके हिसाब से अपना टेम्परेचर भी मैनेज करता है। तो 20 से 30 डिग्री लैटिट्यूड एक ऐसा आइडल जगह है जहाँ पर आपका सनलाइट लगातार पड़ रही है, प्लस हीट भी और टेम्परेचर भी वहाँ पर ज़्यादा होता है। तो 20 से 30 डिग्री लैटिट्यूड आपका आइडल जोन होता है इंसोलेशन हाईएस्ट रिसीव करने के। अब बात करूँ उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की भाई, तो मैंने बताया कि भाई इंसोलेशन हो गया, सूरज की रोशनी होगी। जब भी ये अर्थ पे आती है तो वो अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है। ऐसा नहीं है कि एक कांस्टेंट अमाउंट में वो सनलाइट हर जगह रिसीव हो रही है। वो अगर पोल पे बात करें तो पोल पे सबसे कम होती है, इक्वेटर पे ज़्यादा होती है। अगर बात करी जाए दिन में इंसोलेशन ज़्यादा होती है। और जो रात में इंसोलेशन, वो नाइट में इंसोलेशन कम होती है। इंसोलेशन होती ही नहीं है भाई। तो अगर दिन की जो लंबाई है वो बड़ी है, अगर दिन बड़ा है ना आपका, तो इंसोलेशन ज़्यादा रिसीव होगी। अगर आप पोल पे तो इंसोलेशन कम रिसीव होगी। इक्वेटर पे इंसोलेशन ज़्यादा रिसीव होगी। अगर दिन की लंबाई बड़ी है, अगर दिन बड़ा है तो इंसोलेशन ज़्यादा रिसीव होगी। अगर दिन छोटा है तो इंसोलेशन कम रिसीव होगी। इससे मुझे बताओ 21 जून में इंसोलेशन ज़्यादा कहाँ रिसीव होगी? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में रिसीव होगी। क्यों? क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में 21 जून को सन डायरेक्टली पड़ रहा होता है। तो दिन बड़ा होता है 21 जून को। गर्मियों के दिन बड़े होते हैं तो गर्मियों में ज़्यादा इंसोलेशन आती है, गर्मियों में ज़्यादा सनलाइट आती है। ठीक है। तीसरा, डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ। अगर सन हमारे पास है तो ज़्यादा इंसोलेशन रिसीव कराएगा, और सन अगर हमारे दूर है तो कम इंसोलेशन रिसीव कराएगा। तो पास वाली पोजीशन में, पेरिहीलियन पोजीशन में ज़्यादा इंसोलेशन रिसीव होती है। और ये कोई रटने की बात नहीं है, ये सारे के सारे पॉइंट अंडरस्टैंडेबल है। आप देख लेना भाई, सूरज की डिस्टेंस जैसे ही आगे पीछे होगी वैसे ही आपकी इंसोलेशन भी आगे पीछे होगी। अगर मैं स्लोप की बात करूँ, देखो माउंटेन में ना, माउंटेन में भी अलग अलग तरीके से इंसोलेशन पड़ती है। पहाड़ होते हैं ना, पहाड़ में दो साइड आपकी होती है। एक होता है नॉर्थ स्लोप, एक होता है साउथ स्लोप। दो तरीके की स्लोप आपकी होती है, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ, है ना। अगर मैंने बोला ये होती है नॉर्थ, ये होता है साउथ, अगर यहाँ से विंड ऊपर उठ रही है, उठ रही है, बादल बन रहे हैं, बनने के बाद बारिश भी हो रही है। सुनो मेरी बात, गहरी बात बोलूंगा तो आपको मैं। ये आपके पहाड़ है, यहाँ से हवाएं बनी, ऊपर उठी, मॉइस्चर उठाया, उठाया और ये बादल बना दिए। बादल बनाने के बाद यहाँ बारिश होगी, यहाँ बारिश होगी। अब जैसे ही बारिश होगी तो बारिश होने के बाद क्या होगा, यहाँ पर तो वेजिटेशन होगी, यहाँ पर तो वेजिटेशन होगी। और जैसे ही वेजिटेशन होगी बारिश होने के बाद, हवाएं जब इस तरफ नीचे की तरफ को बैठने शुरू हो जाएगी तो यहाँ पर नो वेजिटेशन, यहाँ पर कोई वेजिटेशन नहीं है।
तो ये जो आपके स्लोप होता है जहाँ पर वेजिटेशन वगैरह सब कुछ होती है, इसे बोलते हैं साउथ स्लोप। और जहाँ पर आपकी वेजिटेशन नहीं होती, जो बंजर इलाका होता है, बैरन लैंड होती है, उसे बोलते हैं नॉर्थ स्लोप। ठीक है। और इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, पता और क्या है? और ये है भाई कि अगर जिस एरिया में ज़्यादा इंसोलेशन आ रही होगी, ज़्यादा इंसोलेशन होगी, उस एरिया में मॉइस्चर ज़्यादा बनेगा, बन रहा होगा मॉइस्चर, उस एरिया में मॉइस्चर ज़्यादा उठेगा, ऊपर उठेगा, बादल बनेंगे, तो बारिश भी होगी। तो डोंट यू थिंक कि इंसोलेशन हो रही है तो बादल बन रहे हैं, बारिश हो रही है, वेजिटेशन हो रही है, तो भाई सब कुछ इंसोलेशन पे तो डिपेंड हो रहा है। तो अगर कोई पूछे भाई नॉर्थ स्लोप में, साउथ स्लोप में, कौन से स्लोप में माउंटेन की सबसे ज्यादा इंसोलेशन रिसीव होती है, सबसे ज्यादा वेजिटेशन होती है, तो भाई साउथ स्लोप में सबसे ज्यादा वेजिटेशन होती है, सबसे ज्यादा इंसोलेशन होती है, और सबसे ज्यादा आप यू कैन से सेटलमेंट भी होती है। और एक और मैं आपको बात बताऊं, इसको बोलते हैं साउथ स्लोप, इसको बोलते हैं नॉर्थ स्लोप, इसको बोलते हैं विंडवर्ड साइड क्योंकि यहाँ पर विंड ऊपर उठ रही है, इसको बोलते हैं लीवर्ड साइड क्योंकि यहाँ पर विंड नीचे बैठ रही है। जहां से विंड ऊपर उठ रही होगी, जहां पर विंड ऊपर को उठ के बादल बना रही होगी, उस साइड को बोल रहे होगे विंडवर्ड साइड, और उससे दूसरे वाली साइड को बोल रहे होगे लीवर्ड साइड। तो दो साइड होती है, मैं आपको बता दिया अभी। तो स्लोप आपके माउंटेन की स्लोप दो होती है, नॉर्थ स्लोप एंड साउथ स्लोप। साउथ स्लोप में ज़्यादा इंसुलेशन होती है रिसीव। अब ज़्यादा इंसुलेशन होगी, हवाएं ऊपर उठेगी, मॉइस्चर ऊपर उठाएगी, बादल बनाएगी, बारिश कराएगी। बारिश होगी तो वेजिटेशन होगा, ह्यूमन सेटलमेंट होगा, एग्रीकल्चर भी होगा वहाँ पर, सोयल की फर्टिलिटी ज़्यादा होगी। वहीं दूसरे जगह पर नॉर्थ स्लोप में लीवर्ड साइड पर, इसे बोलते हैं विंडवर्ड साइड, इसे बोलते हैं विंडवर्ड साइड, जहाँ से विंड फ्लो करती है। ठीक है। इसे बोलते हैं लीवर्ड साइड नॉर्थ वाले को। यहाँ पर क्या होता है, बैरन लैंड होता है, इंसुलेशन कम होती है, कम वेजिटेशन होती है, कम ह्यूमन सेटलमेंट होता है। ठीक है। और मैंने आपको ये बात पहले बताई थी कि इक्वेटर सबसे ज़्यादा इंसुलेशन। अब सुनो मेरी बात, आपको एक बात मैं आपको बताऊं, बताई थी मैंने आपको, इक्वेटर पे ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती, सॉरी, इक्वेटर पे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जितना टेम्परेचर इक्वेटर पे होता है ना, उतना ही वो बादल उठाता है, बारिश कराता है, वो टेम्परेचर को मॉडरेट करता है, टेम्परेचर को नॉर्मल कर देता है। एक और बात मैं आपको बताऊं इक्वेटर के बारे में, इक्वेटर पे ना सबसे ज्यादा बादल बनते हैं। तो डोंट यू थिंक कि अगर यहाँ पर बादल बने हुए हैं इक्वेटर पे, है ना, अगर इक्वेटर पे बादल बने हुए हैं, ऊपर से सनलाइट आ रही है, तो बहुत सारी सनलाइट तो यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। इस फिनोमिना को बोलते हैं अल्बीडो, मैं आपको बताऊंगा आगे, अल्बीडो। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जैसे ही आपकी सनलाइट आई, जैसे सनलाइट आपकी इक्वेटर पे आएगी, तो भाई इक्वेटर पहले बादल है, तो बादल पे सनलाइट टकराएगी और अपनी आपको रिफ्लेक्ट बैक करेगी। तो क्या वहां पर ज़्यादा टेम्परेचर होगा? क्या आपका इक्वेटर पर ज़्यादा इंसोलेशन रिसीव कर रही हो, क्या इक्वेटर आपका ज़्यादा इंसोलेशन रिसीव कर रहा होगा? नहीं भाई। तो इक्वेटर ज़्यादा इंसोलेशन रिसीव नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि अल्बीडो इफेक्ट होता है। अल्बीडो क्या होता है? रिफ्लेक्शन। जब भी सनलाइट का रिफ्लेक्शन होगा उसे बोलते हैं अल्बीडो इफेक्ट। तो इक्वेटर ज़्यादा आपकी इंसोलेशन रिसीव नहीं करती। क्यों? क्योंकि क्लाउड है, बादल है, बादल अल्बीडो इफेक्ट शो कर रहे हैं। अल्बीडो इफेक्ट का मतलब बादल सनलाइट को, इंसोलेशन को रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं। आई होप क्लियर है। ये वो है जो आपको बताना चाह रहा था। देखो, इसे बोलते हैं साउथ स्लोप, इसे बोलते हैं नॉर्थ स्लोप, इसे बोलते हैं विंडवर्ड साइड, इसे बोलते हैं लीवर्ड साइड। समझ में आ गई बात? यहाँ बारिश हो रही है, हवाएं उठ रही है, इवापोरेशन सब कुछ हो रहा है, यहाँ पर मॉइस्ट एयर है। बारिश होने के बाद वापस जब हवाएं नीचे बैठेगी तो ये ड्राई एयर होगी, कोई बारिश नहीं होगी। इस इलाके को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ स्लोप, लीवर्ड साइड, प्लस रेन शेडो जोन भी बोलते हैं इस इलाके को, रेन रेन शेडो जोन। क्लियर है? अल्बीडो क्या होता है? अल्बीडो में आपको बताया, अल्बीडो होता है अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन। जब आपके सोलर रेडिएशन जो होती है, इंसोलेशन जो होती है, जब वो रिफ्लेक्ट बैक करते हैं फ्रॉम द सरफेस, इट कैन बी एनी सरफेस, इट कैन बी सरफेस ऑफ द अर्थ, इट कैन बी सरफेस ऑफ द क्लाउड, इट कैन बी सरफेस ऑफ द ग्लेशियर। तो कोई भी लाइट अगर कहीं से भी रिफ्लेक्ट बैक कर रही है, सनलाइट बेसिकली अगर वो रिफ्लेक्ट बैक कर रही है, तो इस फिनोमिना को हम लोग नाम देते हैं अल्बीडो का। तो रिफ्लेक्ट बैक करने की टेंडेंसी को हम लोग अल्बीडो बोलते हैं। अब ये अलग अलग मटेरियल की, अलग अलग चीज़ की अलग अलग अल्बीडो होता है। अल्बीडो एक प्रॉपर्टी है, किसी चीज़ की अलग अल्बीडो होता है, किसी चीज़ की अलग अल्बीडो होता है। अगर क्लाउड की बात करोगे तो क्लाउड का ज़्यादा अल्बीडो है। अगर आप बात करोगे किसी भी है ना, आप किसी भी बर्फ़ की बात करोगे, स्नोफॉल की, स्नो की बात करोगे, उसमें 90 से 95% अल्बीडो है। इसका मतलब है कि अगर आप ग्लेशियर पे जा रहे हो, अगर बहुत ग्लेशियर आप सभी के सामने दिखाई दे रहा है आपको, तो वहां पर इंसोलेशन रिसीव नहीं हो रही होगी। क्यों? क्योंकि जो इंसोलेशन आ रही है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जा रही है, जो इंसोलेशन आ रही है उसका अल्बीडो हो जा रहा है।
मतलब 90 से 95% जो आपकी इंसोलेशन होती है, स्नो जो होता है वो 90 से 95% इंसोलेशन आपकी जो है वो कम कर देता है। अल्बीडो इफेक्ट शो करता है सबसे ज़्यादा आपका स्नो। मर्क्यूरी, मर्क्यूरी कौन सी मर्क्यूरी है? ये मर्क्यूरी प्लैनेट है आपका। प्लैनेट जो आपकी मर्क्यूरी है ना, उसका जो आपका एटमोसफेयर होता है उसके अंदर आपको मिलता है सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड। वो इतना डेंस होता है कि वो अल्बीडो इफेक्ट शो करता है। सल्फर मैंने आपको बताया भी था पहले, सल्फर आपको जहां भी दिखाई देगा तो सल्फर रिफ्लेक्ट करेगा, कार्बन अट्रैक्ट करेगा, कार्बन एब्जॉर्व करेगा। सल्फर अगर रिफ्लेक्ट कर रहा है और मर्क्यूरी में क्या है, मर्क्यूरी प्लैनेट पे सल्फर डाइऑक्साइड है, तो ये बहुत सारी जो इंसोलेशन है उसे रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। इसलिए 11% आपकी मर्क्यूरी की इंसोलेशन होती है। अर्थ की 30 से 35% इंसोलेशन होती है। किसी भी एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करोगे तो 5 से 10% आपकी अल्बीडो इफेक्ट, यार ये इंसोलेशन बोल रहा हूँ बार बार में, गलती हो रही है मेरे से। भाई सुनो, अल्बीडो क्या होता है? अल्बीडो होता है रिफ्लेक्टेड बैक ऑफ द सनलाइट। कोई भी इंसोलेशन आ रही है, सनलाइट आ रही है, उसका रिफ्लेक्ट बैक करना आपका अल्बीडो है। जब भी सनलाइट आएगी तो जितनी जितना कम अल्बीडो होगा उतना ज़्यादा इंसोलेशन होगी, और जितना ज़्यादा अल्बीडो होगा उतनी कम इंसोलेशन होगी। अरे मतलब जिसकी टेंडेंसी है रिफ्लेक्ट करने की उसका ज़्यादा अल्बीडो तो कम इंसोलेशन, और जो कम अल्बीडो दिखाएगा उसकी ज़्यादा इंसोलेशन। बड़ी सिंपल सी बात है, जो रिफ्लेक्ट करेगा वो कम इंसोलेशन रिसीव करेगा। भाई इतनी बार समझा दिया, अब बात हरकत करी हो। स्नो 90 से 95% अल्बीडो इफेक्ट शो करता है। मर्क्यूरी 11% करती है, और 30 से 35% करता है। एवरग्रीन फोर है 5 से 10% करते हैं। अगला आपका है हीट बजट। हीट बजट क्या होते हैं? जो भी आपकी इंसोलेशन आ रही है, सोलर जो भी सोलर आपकी रेडिएशन आ रही है और जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जा रही है। अब सोलर रेडिएशन और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होती है? ये आपका सूरज है, ये आपका सूरज है। अरे यार बनाना भारी हो जाए, आर्ट आती तो नहीं तो यार, एक मिनट, आर्ट भी तो नहीं आती तो फजी तो हो रही है मेरे साथ तगड़े। हाँ, ये अगर मानने की बात है भाई, आपकी सरफेस है, ये अगर आपका सन है, शायद गजब सन बना दूँ तो मैं। ये अगर सन है आपका, जो सन यहाँ से अपनी रेडिएशन ला रहा है, दिस इज कॉल्ड एज सोलर रेडिएशन। और जो रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है उसे बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो सोलर रेडिएशन क्या होती है? जो सूरज से आती है। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होती है? जो धरती पे टकरा के वापस जाती है। क्लियर है? तो इसका बैलेंस ही हमारा हीट बजट है, कि जितनी धरती पे आ रही है और जितनी आने के बाद वापस जा रही है, जितनी आ रही है और आने के बाद वापस जा रही है। इसका बजट, बजट क्या होता है इसका? बेसिकली मॉनिटरिंग की कितनी हुई उसे बोलते हैं हीट बजट। अब देखो, जैसे ही आपकी सनलाइट धरती पे आएगी, इंसोलेशन होगा, तो भाई पॉसिबिलिटी क्या क्या है? पॉसिबिलिटी है कि इवापोरेशन भी होगा, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बाहर भी जाएगी, और अल्बीडो इफेक्ट भी होगा। तो ये सारे के सारे इफेक्ट को काउंटर करते हुए हम एक हीट बजट निकालते हैं, और हम देखते हैं कि भाई किस तरीके से हीट आपकी जा रही है। अगर मानने के बाद 100% हमारे एटमोसफेयर में सनलाइट आई, 100% सनलाइट आई, आने के बाद भाई एटमोसफेयर ने 22.9% एब्जॉर्व कर ली, सरफेस ने 47% एब्जॉर्व कर ली। उसके बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हुई 6.7%। यहाँ ये आपकी दो वेव है, क्लाउड से आई, स्कैटर्ड हो गई 23.2%। तो इस 100 में से, इस पूरी 100 यूनिट है, 22 एब्जॉर्व यहाँ होगी, 47 यहाँ पर एब्जॉर्व होगी, 23.2 यहाँ होगी, 6.7 यहाँ पर होगी। इस पूरी की मॉनिटरिंग को करने के लिए, इस पूरी को देखने के लिए हमारा हीट बजट होता है। तो एक बजट है ये, कि कहाँ से होते हैं ना, जब बजट निकालते हैं तो क्या बोलते हैं? इनकम और एक्सपेंडिचर का खर्चा, इनकम कहाँ से आ रही है, एक्सपेंडिचर कहाँ जा रहा है, यही है वो। जैसे वो यहाँ पर हीट का एक मॉनिटरिंग होती है, कहाँ से हीट आ रही है, कहाँ जा रही है। अब हीटिंग ऑफ द एयर की अगर मैं बात करूँ, हमारे पास क्या क्या रास्ते हैं हीटिंग ऑफ द एयर को हीट करने के लिए? चार रास्ते हैं हमारे पास बेसिकली: कंडक्शन, कन्वेक्शन, एडवेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन होता है भाई आपका, कि जब भी आपका कोई भी पार्टिकल है ना, जब भी आपका जो ट्रांसफर ऑफ द हीट होता है वो कॉन्टैक्ट के थ्रू होता है, कॉन्टैक्ट के थ्रू बेसिकली, कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के कॉन्टैक्ट में है और वहां से हीट ट्रांसफर हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज कंडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक लोहे को गर्म करा तो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक हीट ट्रांसफर हो गई, उसे बोलते हैं कंडक्शन। लेकिन मैं आपको पहले बताया था कि हीट, एयर आपकी बैड कंडक्टर ऑफ द हीट है। अगर बैड कंडक्टर ऑफ द हीट है एयर, तो मैंने आपको यही बताया था कि अगर ये आपकी धरती है, ये आपकी अगर अर्थ सरफेस है, और यहाँ पर लगातार ये बहुत हीट हो चुकी है अर्थ, हीट होने के बाद क्या होगा, ये बस अपने आसपास के इलाके को ही ये हीट कर पाएगी, आसपास के एयर को हीट कर पाएगी। जितनी ऊपर जाओगे आपकी हीट कम होती चली जाएगी। तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका ये मतलब हुआ कि जो आपकी एयर है वो बैड कंडक्टर ऑफ द हीट है। ये अपने जो सरफेस के पास वाली एयर है उसे तो हीट करेगी, लेकिन ऊपर वाली एयर को हीट नहीं करेगी। तो कंडक्शन भी एक तरीका है जहाँ से आपकी हीट ट्रांसफर होती है। ज़्यादा नहीं हो पाती क्योंकि अपने आप में बैड कंडक्टर है, लेकिन थोड़ी बहुत हो जाती है। दूसरा कन्वेक्शन है।
कन्वेक्शन देखो, कन्वेक्शन दो बार मैं आपको बताया था। एक बार तो मैग्मा के अंदर मैंने आपको बताया था कि भाई मैग्मा जो है ना, जब अपने आपको ऊपर उठाते हैं उसे बोलते हैं कन्वेक्शन। एक मैंने आपको बताया था कि जब भी लगातार सनलाइट पड़ रही होगी उसके बाद जो इवापोरेशन होने के बाद बादल बन रहे हैं और बादल ऊपर उठ रहे हैं, उसे भी बोलते हैं कन्वेक्शन। उससे होने वाली रेनफॉल को क्या बोलते हैं? कन्वेक्टिव रेनफॉल। ये मैंने आपको बताया था। क्या 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 बताया था? सनलाइट पड़ रही है, इवापोरेशन हो रहा है, होने के बाद बादल ऊपर उठ रहे हैं, उसके बाद उसे बोलते हैं कन्वेक्शन। वहां से बरसती हुई रेनफॉल को क्या बोलते हैं? कन्वेक्टिव रेनफॉल। बताया था। तो कन्वेक्शन भी ऐसा ही होता है भाई। इसमें पता क्या होता है? इसमें होता है कि जो आपकी एयर होती है ना, आपकी एयर का जो मूवमेंट होता है वो इस प्रकार का होता है, कन्वेक्टिव सेल की तरह ऊपर उठता है। और एक सेल है, सेल अपने आप को वापस एक साइकिल रिपीट करेगी, तो इस तरीके से पूरा साइकिल रिपीट करती है। ऐसे एयर की जो मूवमेंट को होते हैं बोलते हैं हम लोग कन्वेक्शन। इसमें क्या है? इसमें वो एयर है आपका, वार्म एयर एक्सपेंड कर रही है, अपने आप को ऊपर उठा रही है, और कोल्ड एयर अपने आप को नीचे कर रही है। अरे बड़ी सिंपल सी बात है भाई। अगर आपका सरफेस गर्म है, अगर आपका सरफेस गर्म है तो गर्म हवा अपने आप को ऊपर उठाएगी, उठाएगी उठाएगी, ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर कम होगा, अब भारी हो जाएगी हवा, ठंडी हो जाएगी, तो अपने आप को फिर वो नीचे गिराएगी। तो इस पूरी साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वेक्टिव साइकिल, कन्वेक्शन बोलते हैं। ऐसे भी आपकी हीट ट्रांसफर होती है। अगला आपका है एडवेक्शन। एडवेक्शन का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल हीट ट्रांसफर। जब भी आपकी हॉरिजॉन्टली आपकी हीट ट्रांसफर हो रही होगी, उसे बोलेंगे हम लोग एडवेक्शन। अब वो कैसे हो रही होती है आगे मैं आपको बताऊंगा, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के बारे में। लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के बारे में। उसमें क्या होता है? उसमें आपकी जो हीट होती है ना, वो वर्टिकली आपकी ट्रैवल करती है। कभी लैंड से सी कर जाएगी, कभी सी से लैंड कर जाएगी। तो उस कंडीशन में उस प्रोसेस को जिससे वो हीट ट्रांसफर हो रही है उसे बोलते हैं एडवेक्शन। एक है आपका रेडिएशन। रेडिएशन किसी मीडियम की से आवश्यकता नहीं होती, किसी मीडियम की से जरूरत नहीं होती। ये बिना किसी मीडियम से अपने आप को हीट ट्रांसफर करता है। फॉर एग्जाम्पल सोलर रेडिएशन है, सूरज से जो रेडिएशन आ रही है, जो कोरोना मास इजेक्शन होता है, ये पढ़ता है यूपीएससी वाले। कोरोना मास इजेक्शन होता है, सोलर रेडिएशन जो आ रही होती है ना, वो सोलर रेडिएशन जो आपकी आ रही होती है, उसे किसी मीडियम की आपकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो आती है और आपका अपनी हीट ट्रांसफर करती है। तो मेरे हिसाब से चारों के चारों आपको तरीके क्लियर है किस तरीके से आपकी हीट एयर ट्रांसफर होती है। अब मैंने आपको बताया था कि मैं दो फिनोमेना आपको पढ़ाऊंगा, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के बारे में। एडवेक्शन मतलब हॉरिजॉन्टली जब हीट ट्रांसफर होती है, तो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज में ना हॉरिजॉन्टली हीट ट्रांसफर हो रही होती है। क्या होता है लैंड ब्रिज और सी ब्रिज, एक बार देखते हैं क्या होता है। भाई ये आपका सी ब्रिज, इसमें क्या हो रखा है सुनो। पहले आपको लैंड सी ब्रिज पढ़ो, हाँ पहले आप सी ब्रिज पढ़ो। देखो पता क्या हो रखा है, ये है दिन की टाइम, ये है दिन की बात है, दिन की बात, दिल की नहीं, दिन की बात। दिन में क्या हो रखा है? दिन में छोटी सी चीज हो रखी है भाई, सूरज निकला हुआ है और पूरा का पूरा जो आपका टेम्परेचर ऑफ दी, देखो एक बात है, पानी जो होता है ना, जल्दी गर्म होता है और जो देरी से गर्म होता है और देरी से ठंडा होता है। जो आपकी लैंड होती है ना, वो जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है। तो पानी का जो स्पेसिफिक हीट होता है वो बहुत लो होता है बेसिकली। तो पानी जो होता है बहुत देरी से गर्म होता है और देरी से आपका ठंडा होता है। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर लगातार सनलाइट हीट पड़ रही है, लगातार हीट पड़ रही है आपके लैंड पर भी और सी पर भी, तो टेम्परेचर कहाँ ज़्यादा होगा? है भाई, टेम्परेचर कहाँ पर ज़्यादा होगा? टेम्परेचर आपका ज़्यादा हो जाएगा लैंड पर, क्योंकि लैंड पे लगातार हीट पड़ती है, लैंड बहुत जल्दी गर्म हो जा रही है। अगर ये लैंड आपकी बहुत जल्दी गर्म हो जा रही है, तो भाई यहाँ पर हो जाएगा हाई टेम्प, बात सुनना ध्यान से अभी। यहाँ पर हो जाएगा हाई टेम्परेचर, हो गया। हाई टेम्परेचर मतलब लो प्रेशर। और यहाँ पर जो आपका सी में है, समुद्र में क्या हो रखा है? समुद्र में आपका है लो टेम्परेचर। लो लो टेम्परेचर लिखो भाई, लो टेम्परेचर। समुद्र में क्या है भाई आपका? लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर मतलब हाई प्रेशर। और मैंने आपको बताया था कि आपकी जो हवाएं होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करती है। तो अगर आपका समुद्र में लो टेम्परेचर है और आपका लैंड पर हाई टेम्परेचर है, यानी कि हाई प्रेशर आपका समुद्र में हो गया, लो प्रेशर आपका यहाँ पर हो गया, लैंड पर हो गया। तो इससे क्या हुआ? इससे हुआ ये कि जो आपकी हवाएं होगी ना, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यानी कि यहाँ से यहाँ आनी, यानी कि समुद्र से धरती की तरफ, सी से लैंड की तरफ आनी शुरू हो जाएगी भाई। हो गई। अब जैसे ही आपकी हवाएं सी से लैंड की तरफ जाती है, इस फिनोमिना को हम लोग नाम देते हैं भाई, किसका? सी ब्रिज का। सी ब्रिज का हम लोग से नाम देते हैं। और एक और बात मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा भाई, वो ये है कि जब भी हवा यहाँ पे आ रही है ना, तो ये धरती जो आपकी लैंड है, लैंड वाली हवाओं को रिप्लेस कर रही है, और यहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं पड़ रही है दिन के टाइम पे। तो मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा बोलता है कि भाई अगर यहाँ पर लैंड पर है हाई, या कलर भी तो दिमाग चला रखा,
अगर लैंड पे है भाई आपका हाई टेम्परेचर तो बन गया लो प्रेशर। अगर यहाँ पर है लो टेम्परेचर तो बन गया हाई प्रेशर। तो हाई से लो आपकी हवाएं फ्लो करेगी, इसे बोलते हैं सी ब्रिज। होता कब है? दिन में होता है। बस इतनी बात याद रखो, बाकी छोड़ दो। रात में होता है लैंड ब्रिज। लैंड ब्रिज में क्या होता है? अब रात मुझे बताओ, जितनी जल्दी लैंड गर्म हुई थी उतनी जल्दी लैंड ठंडी हो जाएगी। और अगर लैंड ठंडी हो गई रात को, क्यों? क्योंकि भाई लैंड में अपने आप में जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होती है वो लैंड में ज़्यादा होती है। तो लैंड जितनी जल्दी गर्म हो रही है उतनी जल्दी ठंडी हो जाती है। तो अगर लैंड ठंडी हो गई तो यहाँ पर है लो टेम्परेचर, यहाँ पर पड़ेगा लो टेम्परेचर। अब लो टेम्परेचर मतलब हाई प्रेशर। सिमिलरली यहाँ पर अब जितनी देरी से पानी गर्म हो रहा था उतनी देरी से पानी ठंडा भी होगा। तो अभी पानी का टेम्परेचर है हाई, तो हाई टेम्परेचर यहाँ पर रहा। हाई टेम्परेचर मतलब लो प्रेशर। तो अब हाई से लो कहाँ फ्लो करेगी हवा? अब लैंड से सी की तरफ हवा फ्लो करेगी, हाई से लो। मेरे पास समझ में आई? अब हाई से लो हवा जो है वो जो धरती से लैंड की तरफ फ्लो करेगी। तो अब क्या होगा? अब रात के टाइम अगर आप समुद्र यहाँ खड़े हो ना लैंड पर, दिन के टाइम क्या हो रहा था? दिन के टाइम अगर आप खड़े थे समुद्र पर तो हवाएं आ रही थी आपके सीधे पड़ रही थी आपके मुंह के ऊपर। आप खड़े हो जाओगे रात के टाइम पे समुद्र पर तो हवाएं आपके पिछवाड़े की तरफ लगेगी आपके, और कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हवाएं जा रही है इस बार समुद्र की तरफ, और तब आ रही थी समुद्र की, समुद्र से तब हवाएं आ रही थी, अब जा रही है वो समुद्र की तरफ। तो भाई सी ब्रिज क्या होता है? दिन में होता है। हवाएं जब समुद्र से धरती की तरफ आती है उसे बोलते हैं सी ब्रिज। और जब हवाएं लैंड से सी की तरफ जाती है रात के टाइम पे उसे बोलते हैं लैंड ब्रिज। अब एक बार देखते हैं क्या है लैंड ब्रिज। नाइट में होता है, हंजीला होता है नाइट में। विंड फ्रॉम द कोलर लैंड टू द वॉर्मर सी, लैंड टू सी फ्लो करते हैं उसे बोलते हैं लैंड ब्रिज। सी ब्रिज क्या बोलता है? दिन में होता है। विंड फ्रॉम कूलर सी से लैंड की तरफ फ्लो करती है, सी से लैंड फ्लो करेगी तो सी ब्रिज। ठीक है, दैट्स वाई रीजन नियर द दैट्स वाई रीजन नियर द सी हैव द कूलर क्लाइमेट। अच्छा एक बार मैं आपको बताऊं, जब भी ना क्लाइमेट की बात हो रही होगी तो क्लाइमेट में ना एक जगह की क्लाइमेट हर जगह की क्लाइमेट की तरफ नहीं होती। अगर एक जगह क्लाइमेट थोड़ी अलग है तो दूसरी जगह क्लाइमेट अलग हो सकती है। तो जो भी कंट्री, जो भी आप मान के चलो, जो भी इलाके समुद्र के पास है ना, उन कंट्री में उस पर्टिकुलर एरिया में, रीजन में क्लाइमेट ठंडी होती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दिन में हवा जो है वो समुद्र से धरती की तरफ फ्लो कर रही है। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हो ये जाएगा कि वहां से जो हवाएं है वो आपकी तरफ आ रही है, तो वहां का जो क्लाइमेट है वो कूल हो रहा है। और अगर क्लाइमेट कूल हो रहा है उसका हम नाम देते हैं मरीन मॉडरेट क्लाइमेट। क्योंकि एक्सट्रीम क्लाइमेट नहीं है, एक्सट्रीम विंटर नहीं है, एक्सट्रीम समर नहीं है, बल्कि वो मॉडरेट कर ले रहा है। रात को रात को हवाएं कहाँ से कहाँ फ्लो करती है? धरती से सी की तरफ। दिन में कहाँ से कहाँ फ्लो करते हैं? सी से धरती की तरफ। तो दोनों चीज़ें आप सभी के सामने है। उसे बोलते हैं मरीन मॉडरेट क्लाइमेट या फिर मरीन इफेक्ट। जब भी आपका मॉडरेट क्लाइमेट हो जाता है ना उसे बोलते हैं मरीन मॉडरेट क्लाइमेट या फिर मरीन इफेक्ट। अगला आप सभी के सामने स्पेसिफिक हीट ऑफ द, मैं बताया था आपको, स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर ज़्यादा होते हैं कंपेरेटिव लैंड के। अच्छा मैंने वहाँ उल्टा बोला था, होता है असल में ये है कि जो वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है, स्पेसिफिक हीट क्या होती है? वाटर हीट को अपने अंदर समाये रखने की कैपेसिटी बोलती है स्पेसिफिक हीट। तो अगर हीट को अपने अंदर समाये रखने की कैपेसिटी की बात करोगे तो पानी के अंदर हीट को अपने अंदर समाये रखने की कैपेसिटी ज़्यादा है, तो इसलिए स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर ज़्यादा हो जाते हैं कंपेरेटिव लैंड के। क्लियर? दूसरा आप सभी के सामने वाला कॉन्सेप्ट आता है क्लाउड का। तो मेरे हिसाब से लैंड ब्रिज क्या होता है, सी ब्रिज क्या होते हैं? अगर आप रात को खड़े हो समुद्र में तो आपकी पिछवाड़े की तरफ हवा आएगी। अगर आप दिन में खड़े हो समुद्र की तरफ मुंह करे हो तो आपको सामने की तरफ से हवा आएगी, और कुछ नहीं है इस कॉन्सेप्ट में। अगला आपका आता है क्लाउड। क्लाउड में ना मैं क्लाउड आपको बताऊंगा, बादल आपको बताऊंगा। देखो बादल कैसे बनते हैं आपको पता है, हवाएं ऊपर उठेगी, इवापोरेशन होगा, टेम्परेचर कम होगा, कंडेंसेशन होगा, वहां से क्लाउड बनेंगे, प्रेसिपिटेशन होगी, सब आपको बता चुका हूं मैं। अब हमारा जो मेन कंसर्न है वो है क्लाउड के बारे में, एक एक क्लाउड को डिटेल में पढ़ना। मैं बस आपसे छोटी सी बात की बस रिक्वेस्ट ही करूंगा, और तो क्या ही करूं, कि ये सारे पॉइंटर जो मैं आपको दे रहा हूँ एग्जैक्टली ये पॉइंटर आपको याद रखने हैं, बिकॉज एग्जैक्टली यही पॉइंटर आपके एग्जाम में आते हैं। तो भाई, हाँ, तो भाई अब पॉइंटर्स मैं आपको दूंगा, उठा उठा के एक एक क्लाउड को पकड़ेंगे, उनके पॉइंटर्स को पकड़ेंगे और बस अपना काम खत्म करते हैं। हमारे पास कितना काम, एक मिनट देख लो कितना काम बचा हुआ है हमारा। ज़्यादा दिन थोड़ा ही है, हो जाएगा। हमारे पास अलग अलग तरह के आपके पास क्लाउड होते हैं। सबसे पहले होता है आपका सीरस क्लाउड, उसके बाद होता है आपका निम्बस, और बहुत तरह के आपके क्लाउड है। तो सबसे पहला आपका क्लाउड होता है, वो होता है सीरस क्लाउड। सीरस क्लाउड
अब सीरस क्लाउड का नाम पता क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है सिर, सिर मतलब ऊपर। तो सबसे हाइट पे जो क्लाउड होता है उसे बोलते हैं सीरस क्लाउड आपके। और सबसे हाइट पे जो आपके क्लाउड होता है वो दिखते हैं ऐसे कुछ, ठीक है। ये आपके 6 से 8 किलोमीटर के आसपास होते हैं। फिदरी एक्सपीरियंस अपीयरेंस इनका होता है। फिदरी मतलब पंख की तरह बेसिकली दिखाई दे रहे हैं ये। पंख आपको दिखाई दे रहे हो जैसे कबूतर के पंख है। तो फिदरी अपीयरेंस इनका बेसिकली होता है, हमेशा वाइट कलर के होते हैं, पतले होते हैं। चार कैरेक्टरिस्टिक है, कहीं आ जाए तो पहचान जाना भाई ये कौन सा क्लाउड है, ये आपके सीरस क्लाउड है। अगला आपके क्लाउड है भाई निम्बस क्लाउड। निम्बस जहां भी वर्ड आएगा यू विल ऑलवेज भी रिमेंबर कि ये निम्बस आपका रेनफॉल से एसोसिएटेड है। तो निम्बस आपके मॉडरेट हाइट पर होते हैं, 2 से 6 किलोमीटर के आसपास आपके होते हैं। हाईली ओपेक होते हैं, डेंस होते हैं, यानी कि इनसे डायरेक्टली सनलाइट पास नहीं कर पाती। तो आप कह सकते हो कि भाई यहाँ पर इंसोलेशन भी ज़्यादा होती है, सॉरी यहाँ पर एल्बिडो इफेक्ट ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हाईली ओपेक है, सनलाइट पास नहीं कर पा रही, इंसोलेशन कम है, तो अल्बिडो इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका अल्बिडो इफेक्ट भी ज़्यादा होते हैं, हाईली ओपेक होते हैं, डेंस होते हैं, हाईली हार्डली सनलाइट हार्डली पास करती है, और रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेनफॉल आपके होते हैं ये। कुम्बलस की बात करोगे तो भाई कुम्बलस आपके कॉटन की तरह आपको दिखाई देते हैं, जैसे कॉटन होता है ना, रुई की तरह आपको, कॉटन वूल की तरह आपको दिखाई देते हैं। लुक लाइक कॉटन वूल। ग्लोबुलर, आप कई ये ग्लोबुलर कुछ टेक्निकल वर्ड है, आपके भी आ जाए तो पहचान जाना भाई। ग्लोबुलर या फिर कॉटन वूल की तरह आपको आपका दिखाई देते हैं कुम्बलस क्लाउड। 4 से 7 किलोमीटर के आसपास के दायरे में आपको मिलते हैं। स्कैटर्ड होते हैं, फैले होते हैं, प्लस वर्टिकली अपने आपको ग्रो कर रहे होते हैं। तो कोई भी क्लाउड अगर आपको वर्टिकली ग्रो करते दिखाई दे रहे हैं, दिखाई तो क्या ही देगा, एग्जाम में कभी वर्टिकली ग्रो दिखा आ गया, दिखाई तो क्या ही देगा आपको, एग्जाम में कभी भी वर्टिकली ग्रोइंग क्लाउड दिखा आ गया, यू विल से कि भाई वो क्यूमुलस क्लाउड है जो आपके वर्टिकली ग्रो कर रहे हैं। फेयर वेदर क्लाउड होते हैं भाई आपके, जहां भी फेयर वेदर होगा, अब मतलब ये जो क्लाउड होता है ये इंडिकेशन होता है कि उस इलाके का वेदर बहुत फेयर है। अगली बात, ये जनरली कन्वेक्टिव, जो कन्वेक्शन होता है ना, क्या होता है कन्वेक्शन, भाई 36 बार बता चुका, ये होता है कन्वेक्शन, ऐसे उठा। तो कन्वेक्शन की वजह से आपके क्लाउड बनते हैं ये जनरली, ठीक है। अगले आपके है भाई स्टेटस क्लाउड। स्टेटस जहां भी आ जाएगा यू विल से भाई लेयर है, लेयर्ड क्लाउड है। स्टेटस का मतलब ही लेयर होता है। तो लेयर्ड क्लाउड आपके होते हैं स्टेबल, एटमोसफेयर को ये रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई एटमोसफेयर बहुत स्टेबल है। ब्लैंकेट क्लाउड होते हैं, ब्लैंकेट से याद है CO2, ब्लैंकेट से याद आया CO2, ब्लैंकेट से याद आया ब्लैक कार्बन, ब्लैंकेट से याद आया ग्लोबल वार्मिंग। आपको याद आ रहा है क्या? बिल्कुल। तो भाई ब्लैंकेट से, स्टेटस क्लाउड में आपके ब्लैंकेट क्लाउड होते हैं। सबसे लार्जेस्ट पोर्शन जो होते हैं कवर करते हैं ये हॉरिजॉन्टली मैनर में स्प्रेड करते हैं। वर्टिकली कौन से ग्रो करते हैं आपके कुमुलस क्लाउड, हॉरिजॉन्टली कौन से ग्रो करते हैं आपके स्टेटस क्लाउड। तो कभी वर्टिकल आया जाए तो भाई आपके क्या होते हैं ये कुमुलस क्लाउड, और हॉरिजॉन्टली आ जाए तो स्टेटस क्लाउड। ये आपके सारे दिखे हुए हैं यहाँ पर, ये सारे आपके स्टेटस ही है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली ग्लो कर रहे हैं, ग्लो नहीं ग्रो कर रहे हैं ये हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहे हैं, देखो हॉरिजॉन्टली कितने दूर तक फैले हुए हैं ये, और लेयर में फैले हुए हैं, ठीक है, ओके। और ये आपके कुमनस आपको दिखाई दे रहे होंगे साइड में, इधर आपके निम्बस हो गए, बारिश बारिश का हिसाब किताब है। अगला आपका ये सारे के सारे देखो, क्लाउड कभी भी आपको ना हाई, जब भी हाई आ जाएगा ना कि हाई क्लाउड है या फिर लो क्लाउड है, कैसे क्लाउड है, जिसके शुरू में सिर होगा, सिर, तो सिर हाइट को रिप्रेजेंट करता है भाई। सिर मतलब ऊपर वाला हिस्सा ना, तो जब भी हाइट की बात आएगी तो सिर होगा उसके शुरू में, प्रीफिक्स के रूप में सिर आपका लगा होगा, ठीक है। जब भी मिडिल की बात आएगी तो भाई मिडिल क्लास फैमिली अल्टो यूज करती है, तो अल्टो लगा होगा भाई आपका शुरू में आपके प्रीफिक्स के रूप में। और जब भी भाई निम्बस की बात आएगी तो बारिश की बात याद रखोगे। और जब भी कुमुलो निम्बस की बात आएगी तो कुमुलो मतलब आपके रेन मेकर क्लाउड होते हैं, कुमुलो निम्बस हो गए, निम्बो स्टेटस हो गए, ये आपके क्लाउड है। तो देखते हैं इसके बारे में भी। जब भी निम्बस की बात आएगी, जब भी लिखाएगा निम्बस, यू विल से भाई रेनफॉल है, सीधी बता रहा हूँ। जब भी आएगा निम्बस यू विल से भाई रेनफॉल है। जब भी आएगा कुमुलो निम्बस, कौन सा है कुमुलो निम्बस, ये रे कुमुलो निम्बस। तो जब भी कुमुलो निम्बस आएगा मतलब ठंडा स्टॉर्म है भाई, मतलब हल्के फुल्का रेनफॉल नहीं है, ठंडा स्टॉर्म है। कन्वेक्शन से बने हुए हैं सारे के सारे आपके। और ठंडा स्टॉर्म का मतलब रेनफॉल छोटी मोटी नहीं है, बहुत मूसलाधार बारिश है, टोरेंटियल रेनफॉल आपकी। जब भी वही बात है, सिर आएगा तो हाई क्लाउड, अल्टो आएगा तो मिडिल क्लाउड, सीधी बात है। अगला आपका हाई क्लाउड की बात करें भाई, हाई क्लाउड में कुछ प्रॉपर्टी होती है कि हाई क्लाउड आपके पतले क्लाउड होते हैं। पतले क्लाउड अगर बात करोगे तो आपके हाई क्लाउड होते हैं, और पतले होते हैं तो भाई कोई भी आया जो इंफ्रारेड रेज जो होती है उसे एब्जॉर्व कर ले जाते हैं, ठीक है, मतलब उसे रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते, उसे एब्जॉर्व कर लेते हैं, रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते आपके हाई क्लाउड। सीरस क्लाउड आपके हाई क्लाउड होते हैं। सीरो क्यूमुलस क्लाउड, ये आपके वाइट ग्लोबुलर फॉर्म में, रिपल्स के फॉर्म में आपके अवेलेबल होते हैं।
तो कोई भी क्लाउड अगर रिपल्स के फॉर्म में है, हाइट पर है और रिपल्स के फॉर्म में है ऐसे, तो उसे बोलते हैं सीरो कुमुलस क्लाउड। सिर मतलब हाइट पर है और कुमुलस मतलब रिपल्स के फॉर्म में है। लो क्लाउड में है आपका थिक क्लाउड होते हैं। लो क्लाउड, थिक का मतलब है कि ये जो सनलाइट को है ना, ये रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, यानी कि ये एल्बिडो इफेक्ट शो करते हैं। तो कहना मैं आपसे छोटी सी बात चाह रहा हूं कि हाई क्लाउड पतले होते हैं तो अपने अंदर की जो अपने अंदर इंफ्रारेड रेज को पास करने देते हैं, ठीक है। और लो क्लाउड थिक क्लाउड होते हैं, भारी क्लाउड होते हैं, अपने आप में थिक होते हैं, ओपेक होते हैं, डेंस होते हैं, तो अपने आप से सनलाइट पास नहीं करने देते, अपने आप से सनलाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, यानी कि अल्बीडो इफेक्ट शो करते हैं। तो ऐसे भी सवाल आ सकता है कि भाई लो क्लाउड आपके अल्बीडो इफेक्ट कम शो करते हैं, नहीं भाई ज़्यादा शो करते हैं। तो ऐसे भी सवाल आपका आ सकता है। अरे खत्म क्या भाई, अरे वाह यार। तो जो भी था ये हो गया आपका। तो इसमें दो तीन बात था, एक तो कुमुलो निम्बस आपका थंडरस्टॉर्म वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल है, निम्बस आ गया तो खाली नॉर्मल आपकी रेनफॉल हो जाएगी। उसके बाद कुमुलस हो गया, उसके बाद अल्टो हो गया, सारा सीरस हो गया, ठीक है। और एक बार की टर्म देख लेना, बाकी वो कुछ नहीं है। और ये सारे क्लाउड में आपको बता दिए, खाली पॉइंटर्स थे। आई नो पॉइंटर्स ज़्यादा हो गए, ज़्यादा क्या हो गया यार, दो तो नॉर्मल तो होते हैं यार, इतने इतने कर लोगे यू विल अंडरस्टैंड। जो सवाल करते हो ना आप, तो देखो ज़्यादा पढ़ने में दर्द होता है, लेकिन जब एक बार पढ़ लेते हैं ना उसके बाद दर्द नहीं होता। उसके बाद तो जब रिजल्ट दिखाई देता है ना, उसके बाद तो मज़ा आता है यार। मैंने खुद देखा है। आप ट्रेनिंग में इतना हार्ड अपने आप को ट्रेन कर लो, इतना दर्द अपने आप को दे लो कि जिस दिन असल में बैठो ना एग्जाम में, तो मतलब तुम्हें खुद लगे कि भाई हमने कुछ कर रखा है। तुम्हें किसी से पूछना ना पड़े, किसी से मोटिवेट ना होना पड़े, ये ना कॉन्फिडेंस अपने आप अंदर से आता है। तुमने अगर मेहनत कर रखी है ना भाई, तो वो कॉन्फिडेंस अंदर से दिखता है। एग्जाम में बैठोगे, सवाल आएगा, यूल से यार ये सवाल है क्या कुछ, ऐसे आप बोलोगे। और यही मेरे को कॉन्फिडेंस चाहिए, ये मेरा बना हुआ कॉन्फिडेंस, आपका भी बनना चाहिए ऐसे ही। तो भाई टेलीग्राम में अपना फॉलो फॉलो मार दो, सीरीज फॉलो करते रहो। और अगर सपोर्ट रहा यार, देखो मैं पूरा, देखो मैं तो जबान का आदमी हूँ भाई। मैं तो अब रोज़ का अपना 1 घंटा निकालता हूँ रिकॉर्डिंग के लिए, जबान का आदमी हूँ। और आपका सिलेबस पूरा कराऊंगा भाई, कराने के बाद भेजूंगा मैं यहाँ से, सीधी बात है। सपोर्ट करो, ख्याल रखो सारे भाई अपना। जय हिंद।